चक्रव्यूह में ड्रैगन। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। सीमा पर तनाव कम करने के लिए भारत और चीन के कोर कमांडर स्तर की तीसरे दौर की बैठक लद्दाख के चुशुल में शुरू हो रही है। खास बात यह है कि ये मीटिंग इस बार भारत के बुलावे पर हो रही है और इससे पहले दोनों मीटिंग चीन के बुलावे पर आयोजित की गई थी। भारत की तरफ से 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, जबकि चीन की तरफ से पीएलए सेना के कमांडर मेजर जनरल लियू लिन कर रहे हैं। और इससे पहले भी दोनों कमांडर 6 जून और 22 जून को मुलाकात करके दोनों देश के रिश्तों पर बातचीत कर चुके हैं। सीमा पर तनाव को कम करने के लिए भारत चीन के बीच में हो रही कमांडर कोर की बैठक में ये जानकारी मिल पा रही है कि इस मीटिंग का मुद्दा जो है सीमा पर डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया को लागू कराना है, यानी कि तनाव कम करने और स्टेटस क्यू लागू करना है। क्योंकि 22 जून को जो कोर कमांडर की बैठक हुई थी दोनों देशों के बीच में, इसमें डिसएंगेजमेंट यानी कि सैनिकों को विवादित इलाके से पीछे करने पर तैयार तो चीन हो गया था, लेकिन दोनों देश की सीमाएं अभी तक 1 इंच भी पीछे नहीं हुई है। और भारत इसलिए पीछे नहीं हट रहा है क्योंकि चीन पीछे नहीं हट रहा है। जब तक चीन पीछे नहीं हटेगा भारत भी पीछे नहीं हटेगा। और भारतीय सेना इस वक्त गलवान में पूरी तरीके से तैनात हैं, संख्या बढ़ाई गई। और प्रधानमंत्री का भी कई बार बयान आया जिन्होंने साफ कर दिया कि अगर हमारे देश में कोई घुसने की कोशिश करेगा या इस दौरान जिस तरीके से घुसपैठ की कोशिश चीन की तरफ से की गई, इस तरीके की हिमाकत करेगा तो भारत पूरी तरीके से करारा जवाब देगा। भारत चीन के बीच में आज फिर से बातचीत होगी। तीसरी बार कोर कमांडर लेवल की आज बैठक होने वाली है और भारत की तरफ से इसको आमंत्रित किया गया है, चीन को आमंत्रित किया गया है बैठक के लिए, बातचीत के लिए, क्योंकि ये विवाद भारत और चीन दोनों बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि भारत ये चीज बहुत अच्छे से समझता है कि युद्ध होना दोनों देशों के लिए कितना घातक है, इसलिए कोशिश यही है कि बातचीत के जरिए इसको सुलझाया जाए। और इस पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर जो आज बैठक हो रही है कमांडर कोर की, इसके क्या मायने रहने वाले हैं और क्या इस बातचीत से चीन समझ जाएगा। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ेंगे और साथ ही फिलहाल हमारे साथ कर्नल डी.के. भारद्वाज, विदेशी मामलों के जानकार जो है वो जुड़ चुके हैं। कर्नल डी.के. भारद्वाज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। धन्यवाद प्रीति जी। हम यहाँ जो इस वक्त कमांडर कोर की बैठक चल रही है भारत और चीन के बीच में, लगातार ये सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहले तो आपसे यही हम जानना चाहेंगे कि जो बैठक है इससे पहले भी हुई 6 और 22 जून को और आज हो रही है, कितने अहम इन बैठकों को माना जाए, इनके क्या मायने आगे निकलते हैं, और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि क्या इन बैठकों के जरिए चीन मान जाएगा या भारत को कोई और रास्ता भी अपनाना पड़ सकता है। और जय हिंद सभी श्रोताओं को। जी प्रीति जी, 6 जून से ये कोर कमांडर की मीटिंग स्टार्ट हुआ था जी। जब हरिंदर उस टाइम उनके एरिया में गए थे, चसूल के सामने जी। दौलत बेग ओल्डी के सामने जो उनका एरिया है जी। अभी चसूल में ये मीटिंग हो रही है जो हमारी पोस्ट पे है जी। ये मीटिंग हम बुला रहे हैं, इसलिए हमारी तरफ से हो रही है जी। और जो ये मीटिंग है, ये जैसे आपने बोला, ये बेसिकली डिसएंगेजमेंट के बारे में है कि जो पेट्रोलिंग होगी हमारी, जो दोनों देशों की सेनाएं हैं आमने सामने अभी खड़ी हुई हैं। कई जगह तो 500 मीटर का फर्क है। जी। जोगरा वैली में फिंगर 4, 5 पे 500 मीटर पे दोनों सेनाएं डटी हुई है। जी। और एलएसी के हालात को देखते हुए, एलएसी मार्क नहीं है, इस तरह पहाड़ियों की जो श्रृंखला है उसी के हिसाब से मार्क होती है, पहचान होती है। जी। तो ये एक नॉर्म है कि 2 से 3 किलोमीटर तक दोनों सेनाएं अलग अलग हों। जी। 2 किलोमीटर के नजदीक नहीं आए, 3 किलोमीटर तक फैसला होना चाहिए। जी। तो उस एंगेजमेंट के लिए कि 2 से 3 किलोमीटर तक दोनों सेनाएं पीछे हटें, अपनी अपनी पोजीशन उनके पीछे करें, तो उसके लिए ये मीटिंग चल रही है। और क्योंकि पहले भी ये 2 से 3 किलोमीटर पहले भी था, हमारी सेनाएं पीछे थी। जो बीच का इलाका था, नो मैंस लैंड बोलते हैं उसको, 2-3 किलोमीटर का इलाका,
उसमें हमारी पेट्रोलिंग होती थी, जी दोनों देशों की पेट्रोलिंग थी, तो वो नॉर्मल एक्टिविटी है, अभी वही होगा। जी और ये इसमें कोई निस्संदेह नहीं, कोई शक नहीं है कि जो पहले हालात थे 2-3 किलोमीटर का नो मैन लैंड क्रिएट करने का, वो अभी भी होंगे। जी आज मीटिंग कामयाब होगी और ये जो 2-3 किलोमीटर का नो मैन लैंड है ये क्रिएट कर दिया जाएगा। दोनों सेनाएं अपने अपनी पोजीशन पे चले जाएंगी और उसके हिसाब से पेट्रोलिंग वगैरह के साथ सीमा को तो सर फिर ये मान कंट्रोल लिया किया जाए जाएगा। कि अब जो बातचीत हो रही है, अगर इनके सकारात्मक परिणाम निकलते हैं तो अगर सेनाएं पीछे चली जाएंगी 2-2 किलोमीटर, तो फिर ये विवाद खत्म हो जाएगा। विवाद खत्म नहीं होगा, जी ये खाली एक स्टेटस को एंटी जी क्रिएट करने का है। जैसे पहले हालात थे वैसे ही हालात बनाने का है। जी विवाद खत्म होगा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे, ये मिलिट्री टू मिलिट्री लेवल का समझौता होगा, जी जो दोनों देशों की सेनाएं कैसे एक दूसरे से कंडक्ट करें। जी जो विवाद खत्म होना है वो होगा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, और ये एक लंबी प्रक्रिया है। हम 62 से इस प्रक्रिया में लगे हुए हैं। 62 से हमें कामयाबी नहीं मिली है। दोनों निहित स्वार्थ हैं चाइना के। जी चाइना एक विस्तारवादी देश है, वो चाह रहा है कि हमें मेरा विस्तार हो। जी उसने कितने पड़ोसी देशों को अपने अंदर गल्फ लिया है, कितने देशों की भूमि को उसने अपना लिया है, तुर्कमेनिस्तान, तिब्बत, इन जैसे देशों को। ताइवान उनके काबू में नहीं आ रहा है। वियतनाम से वो पंगा लिए बैठे हैं, उन्होंने जी कोशिश की वियतनाम की जमीन हड़पने की, वो नहीं हड़प पाए। जी हमारी जमीन तो अच्छा है चीन वो लिए ही बैठे हैं। जी तो ये एक विस्तारवादी देश है। मंगोलिया, साउथ मंगोलिया उन्होंने ले लिया है, उनके ऊपर कब्जा कर लिया है। तो एक विस्तारवादी देश की प्रवृत्ति ही विस्तारवादी है। तो ये आप हम सोचते कि आज की मीटिंग में हमारी नॉर्मल हालात हो जाएंगे, ये नहीं हो पाएंगे। जी हालात नॉर्मल नहीं होंगे, लेकिन मिलिट्री टू मिलिट्री लेवल स्टेटस को एंटी क्रिएट हो जाएगा कि जैसे पहले हम मिलिट्री एक्सरसाइजेज करते थे, पेट्रोलिंग करते थे, ऐसी हो जाए और बॉर्डर्स पे गर्मा गर्मी ना हो। जी आज तो की मीटिंग का जो फल है हम जी वही उम्मीद करते हैं, और यही होने लिमिटेड इसका रिजल्ट होगा। जी इसका ओवरऑल पूरे देश को इन्वॉल्व करने वाला रिजल्ट नहीं होगा। तो क्या आप ये मानते हैं कि अब तक जो पहले 6 जून को बैठक हुई, फिर 22 को हुई, तो उसमें जो भी बातचीत दोनों देशों के बीच में हुई, उसके बाद जो है चीन उन बातों पर अमल कर रहा है, उनको मान रहा है और लगातार पीछे हट रहा है? अब प्रीति जी 22 को जो मीटिंग हुई थी कोर कमांडर लेवल जी की, वो थी डिसएंगेजमेंट की, जी क्योंकि 15-16 की रात को संघर्ष हो गया था। आप सबको पता ही है, जी खूनी संघर्ष हुआ था। तो उस संघर्ष में दोनों सेनाएं उलझ गई थी। जी उनको डिसएंगेज करने के लिए, बेसिकली गलवान घाटी से उनको हटाने के लिए ये 22 वाली मीटिंग हुई थी। वो कामयाब हुई थी और जी हो गई है, और दोनों सेनाएं अपने लेकिन पुराने सर ये पोजीशन पे कहा जाने गया है लग जब गई ये हैं। 22 को मीटिंग यही हुई, चीज उसके है। बाद जो है चीनी सेना 1 किलोमीटर पीछे हटी है, हाँ जी, तो 1 केवल किलोमीटर पीछे हटी उसी बातचीत के बाद। जी 1 किलोमीटर पीछे हटी, इतना लिमिटेड है उसका जो असर था। उसी उसका मतलब ही इतना ही था, लिमिटेड ये मतलब था कि डिसएंगेजमेंट हो। जी जी 2-3 किलोमीटर पीछे हटाना 22 वाली मीटिंग का लक्ष्य नहीं था। ये जो आज की मीटिंग का लक्ष्य है, ये 2-3 किलोमीटर दोनों सेनाओं की पोजीशन को बरकरार करना है। जी ये आज की मीटिंग का लक्ष्य है, और वो आप देखेंगे ये पूरा होगा। जी तो ये मिलिट्री लेवल पर यहाँ पर दोनों देश की सैन्य शक्तियाँ जो हैं वो इस मसले को सुलझा रही है, लेकिन अगर हम इसे गवर्नमेंट लेवल पर देखें तो दोनों देशों को यहाँ पर किस तरीके से और क्या विकल्प हो सकते हैं सरकार के पास, और कैसे ये मसला गवर्नमेंट लेवल पर सुलझेगा, ये भी हम आपसे जानना चाहिए, समझना चाहेंगे। गवर्नमेंट लेवल पे डिप्लोमेटिकली ये जी मसला समझना है। जी चाइना अब यहाँ तक आप सबको पता ही है, खुद मुसीबत में फंसा हुआ है। जी सबसे पहले उनका फ्लड आई हुई, बाढ़ इतना बुरी तरह से आया हुआ है। 1 लाख लोग घर प्रभावित हो गए हैं, लाखों लोग उजड़ गए हैं। वो उससे निपट रहा है। कोरोना उनके पास दोबारा आ रहा है। पूरी दुनिया उनको घेर रही है। साउथ चाइना सी में क्वाड, जो हमारा क्वाड का जो हमारे 4 देशों का एक ग्रुप है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, इंडिया, क्वाड इकट्ठा हो रहा है। क्वाड से भी वो घबराए हुए हैं। बाकी चीन के जो भी पड़ोसी देश हैं, हमारे भी पड़ोसी देशों की तरह चीन के पड़ोसी देश भी कई उसके जी दुश्मन है, उसके सहानुभूति नहीं रखते हैं। ताइवान तो दुश्मन ही है, वियतनाम दुश्मन है, साउथ कोरिया दुश्मन है, क्वाड के अलग। जी हांगकांग में उनका वैसे ही पंगा चल रहा है। तो इस तरह से वो दुश्मनों से घिरा हुआ है। हमारे भी जो चारों तरफ अगर हम भी नजर दौड़ाएं,
जी नेपाल से हमारे अच्छे संबंध नहीं हो रहे हैं आजकल। जी बिल्कुल। बर्मा उनकी झोली में पड़ा हुआ है। हरबन टोटा के काल श्रीलंका उनके साथ हो गया है, इकोनॉमिक मदद चाहिए उनको। मालदीव को इकोनॉमी के कारण चीन के साथ ही है तकरीबन। पाकिस्तान तो है ही उनकी झोली में गिरा हुआ है, तो गिरा हुआ देश है, उनकी झोली में गिरा हुआ है। जी हमारे साथ अगर कुछ सहानुभूति है तो बांग्लादेश की है। जी वो भी शेख हसीना वाजिद जो वहाँ की प्रधानमंत्री हैं, उनके पिताजी शेख मुजीबुर रहमान ने इस देश को क्रिएट किया था। जी और आप सबको पता ही है कि मुजीबुर रहमान जी ने इस देश को क्रिएट किया था। हमारी मुक्ति वाहिनी जनरल मानेक शाह, हमारी हिंदुस्तान की इंदिरा गांधी जी की मुक्ति वाहिनी जब गई वहाँ पे, उसकी मदद करके मुक्ति वाहिनी की इंडिया ने इस देश को क्रिएट किया था। तो शेख हसीना वाजिद शेख मुजीबुर रहमान की बेटी होने के कारण वो हमारे साथ सहानुभूति रखती है और वो देश हमारे साथ है। बाकी हमारे जो पड़ोसी देश हैं वो जी। भी हमारे साथ नहीं है। तो जिस तरीके से लेकिन अमेरिका की तरफ से जो चीन के लिए बॉर्डर पर सेना और बढ़ा दी गई, तो उसका हमारे देश को किस तरीके से फायदा मिलेगा और चीन के लिए ये किस तरीके से नुकसानदायक है, ये भी हम समझना चाहेंगे। हमने भूत में देख लिया है, भूतकाल में, जी पुराने पास्ट में। जी अमेरिका एक व्यापारिक देश है। वो एक प्रेशर टैक्टिक्स क्रिएट कर सकता है, फिजिकली इन्वॉल्व नहीं होगा। जी हुआ नहीं है हमारे साथ किसी भी लड़ाई में। आपने पाकिस्तान में देख ली है 71, 65, 62। अमेरिका फिजिकली इन्वॉल्व नहीं होगा। अमेरिका ने 7 फ्लीट तो हमारे खिलाफ ही भेजा था पाकिस्तान की मदद के लिए। जी वो तो रशिया जो है एक देश है जो भरोसेमंद दोस्त है, जी जो आजकल हमारा इतना दोस्त नहीं रह गया है अमेरिका की नजदीकी के कारण हमारी। जी रशिया ने अपना न्यूक्लियर फ्लीट भेजा तो 7 फ्लीट को न्यूट्रलाइज किया गया। जी तो अमेरिका एक ऐसा देश है जो अपने हथियार को भेज देगा, डिप्लॉयमेंट कर देगा, साउथ चाइना सी को पेट्रोलिंग बढ़ा देगा, मिलिट्री मूवमेंट स्टार्ट कर देगा, लेकिन फिजिकली इन्वॉल्व नहीं होगा। फिजिकली इन्वॉल्व हमारी सेना को ही होना पड़ेगा, भारतीय सेना को, भारतीय गवर्नमेंट को, भारतीय नागरिकों को ही होना पड़ेगा। और उतनी शक्ति हमें होनी चाहिए। जी। लेकिन किसी भी जिस चीज की तरीके से सेना हो। अभी जो बातचीत का दौर चल रहा है, बैठकों का दौर भारत चीन के बीच में चल रहा है, तो ये क्या ये मान लिया जाए कि बातचीत जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि ये मिलिट्री लेवल पर बातचीत हो रही है, तो क्या इन्हीं से चीन मान जाएगा या चीन पे भरोसा किया जा सकता है? जो अब बैठकें चल रही है उनमें जो बातचीत हो रही है उस पर चीन पर भरोसा किया जा सकता है क्या सर? चीन एक शातिर देश है। जी वो शातिर कब मानता है? जब उसके सामने मजबूत देश हो, जी मजबूत दुश्मन हो या मजबूत शक्ति हो, जी तभी कोई भी शातिर हो, चाहे वो इंसान हो चाहे देश हो, वो तभी मानते हैं। आज की बातचीत होगी, समझौता होगा, डिसएंगेजमेंट 2 किलोमीटर का जो ये 3 किलोमीटर का ये क्रिएट हो जाएगा, नो मैन लैंड। लेकिन उसको जैसे आप कह रहे हैं कि उसकी पालना कैसे हम यकीन करेंगे चीन उसकी बात को जी मानेगा? ये यकीन तभी होगा जब हमारी शक्ति होगी हमारे अंदर, तो अपने मानेगा। अभी तक भी माना हुआ है और चीन ने इसका उल्लंघन करने की चेष्टा करी। नाथुला में 67 में किया, अभी 2017 में डोकलाम में किया, अभी यहाँ पे गलवान में किया, जोगरा में किया, सिंगर्स पे किया। तो हमारी सेनाएं अड़ गई आगे। तो तभी चीन मानता है। चीन ऐसे नहीं मानता, डिप्लोमेसी से चीन नहीं मानता है। जी डिप्लोमेसी में चीन बहुत शातिर है और हमारे को इधर उधर की बातों में उलझा के निकल जाता है। जी लेकिन सिक्योरिटी पावर के 2 पहलू हैं, जी मिलिट्री इक्विपमेंट और मैन बिहाइंड इक्विपमेंट। जी हमें ये मानने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि मिलिट्री इक्विपमेंट में हम चीन से पीछे हैं। जी चीन हमारे से मिलिट्री इक्विपमेंट में आगे है। जी हमारी शक्ति क्या है? हमारी शक्ति है मैन बिहाइंड इक्विपमेंट। हमारा सैनिक चीन से बहुत शक्तिशाली है। जी तो वो जो हमारी सैनिक की शक्ति है वो हमारी इक्विपमेंट की शक्ति, इक्विपमेंट की जो कमजोरी है उसको पूरा कर देती है। और दोनों मिला के हम चीन से भारी पड़ते हैं और तभी चीन मानता है। अदरवाइज चीन ने, अगर दुश्मन हमारा सैनिक भी चीन जैसा होता, कमजोर होता, तो चीन ने नहीं मानना था। जी लेकिन जिस तरीके से हमने देखा कि डोकलाम विवाद 2017 में हुआ, 73 दिन के बातचीत के बाद, इतने दिन विवाद चलने के बाद ये मसला सुलझा, तो क्या उसी तरीके से इस मसले को भी देखा जा सकता है कि चीन यहाँ पर केवल डराने की बार बार कोशिश कर रहा है? जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि ग्लोबल टाइम्स में चीन किस तरीके के बयान देता है, धमकी भरी बातें उसमें लिखता है और भारत को कहीं ना कहीं धमकी देने की कोशिश करता है, लेकिन हम भारत जो है वो डरा नहीं है। तो अब ये समझ लें कि चीन जो है, अब जो चीन ने करना था वो कर लिया, लेकिन चीन अब ये समझ चुका है कि भारत डरने वाला नहीं है, तो अब चीन को पीछे हटना पड़ेगा।
आपने ग्लोबल टाइम की बात की, ये जी उनका एक मुख्य पत्र है, जी गवर्नमेंट का एक पत्र है, गवर्नमेंट की भाषा बोलता है। जी बिल्कुल और प्रोपेगेंडा वारफेयर भी मिलिट्री टैक्टिक्स का एक हिस्सा है। तो ग्लोबल टाइम्स के तो प्रोपेगेंडा वारफेयर करता है, साइकोलॉजिकल वारफेयर करता है, हमें साइकोलॉजिकली कमजोर करने के लिए वो इस तरह की पोस्ट डाल देता है। लेकिन हकीकत उनको भी मालूम है, हकीकत उनको मालूम है। ग्लोबल टाइम में तो गवर्नमेंट का ही वर्जन आता है। जी ये मालूम है कि चीन का सैनिक 62 में देख लिया था, हमने वर्ल्ड वार 2 की 303 राइफल से लड़े, जी उनके पास आधुनिक 47 राइफल थी, फिर भी हमने उनको ऐसी टक्कर दी कि वो ये समझ गए कि ये हो क्या, ये सैनिक कैसा सैनिक है इनका। और आज तो हमारे पास हथियारों की डिस्पैरिटी उतनी नहीं है जितनी 62 में थी। जी अभी डिस्पैरिटी तो है लेकिन उतनी नहीं है, कम डिस्पैरिटी है। जी अब उसको पता है, जैसे आपने बोला, उसको ये मालूम है कि मिलिटरीली वो हमारा ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, और उसको ये जो समझौता होगा उसका पालन करना पड़ेगा, और ये हिमाकत नहीं कर पाएगा कि हमारे ऊपर वो फुल फ्लैज अटैक कर दिया, कंट्रोल कर दे। लिमिटेड वारफेयर, लिमिटेड बैटल्स हो सकती हैं, गलवान में होगी, अरुणाचल में होगी, या पंगासों पे होगी। जी इस तरह की मिलिट्री जो मिस एडवेंचर लोकल लेवल का हो सकता है। ज्यादा 3,500 किलोमीटर हम बॉर्डर शेयर कर रहे हैं उनके साथ, जी इतनी बॉर्डर एक्टिविटी नहीं कर पाएगा, और उसके पास इतनी ताकत सुपीरियर नहीं है कि हमसे वो पूरी बॉर्डर एक्टिवेट करके हमारे को फुल फ्लैश वार में धकेल दे। जी लोकलाइज बैटल हो सकती है, जी जिसमें मुकाबले की टक्कर होगी, कहीं हम जीतेंगे कहीं वो जीतेंगे, लेकिन वो ज्यादा हमें प्रभावित नहीं कर पाएगा। जी और भी कई सवालों के जवाब मैं आपसे लूंगी, लेकिन इस बीच हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट सुधीर सिंह जुड़ गए हैं, उनको भी इस चर्चा में शामिल कर लेते हैं। सुधीर सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर। नमस्कार जी हम बात कर रहे हैं कमांडर कोर की जो बैठक इस वक्त चल रही है, भारत चीन सीमा विवाद को लेकर दोनों देश में बातचीत चल रही है। तो आपसे भी हम ये जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे आपके हिसाब से जो बैठक चल रही है क्या, क्योंकि अभी हमारे साथ कर्नल DK भारद्वाज जी भी जुड़े हुए हैं जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। उन्होंने ये बताया कि ये केवल मिलिट्री लेवल पर बातचीत चल रही है, दोनों देशों के बीच में ये विवाद मिलिट्री लेवल पर नहीं, दोनों देश के गवर्नमेंट के लेवल पर सुलझेगा। तो आप किस तरीके से इस पूरी बैठक को देखते हैं जो आज चल रही है, और क्या मानते हैं कि बातचीत ही काफी है चीन से इस मसले को सुलझाने के लिए? देखिए, बातचीत जो आज हो रही है एक नॉर्मल प्रोसेस है, काफी दिनों से बातचीत चल जी रही है, आज जी उसी की एक कड़ी है। जी आपने जैसा कहा कि गवर्नमेंट के लेवल में ये मामला जाके या डिप्लोमेटिक लेवल में जाके सुलझेगा, वो उस जी बात में काफी सच्चाई है, क्योंकि ये लगभग 2 महीना का ये स्टैंड ऑफ हो चुका है। जी और मुझे लगता है कि ये लंबा चलेगा। उसके कारण ये है कि ये स्टैंड ऑफ लद्दाख में तो एक बहाना है। जी दरअसल जो भारत ने सीमा पर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया है और काफी तेजी से कर रहा है, जी खास करके लद्दाख सेक्टर में, उससे चीन को इस बात का डर हो गया है कि कहीं हम जो उसका काराकोरम मार्ग है जिससे वो पाकिस्तान को जोड़ते हैं, जिससे CPEC उनका गुजर रहा $60 बिलियन का, वो कह रहे हैं कि हम करेंगे, जी तो वो काफी खतरे में आएगा। और वो जोन बड़ा ही सामरिक तौर पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरा सेंट्रल एशिया का रास्ता उधर से ही जुड़ता है, बहुत दूर नहीं है। तो और सबसे बड़ी बात की जो हमारी एक भूभाग उन्होंने अक्साई चीन करके कब्जा किया था 1950 के दशक में, जी वो गलवान घाटी स्काई चीन का बॉर्डर है, वहीं से स्काई चीन शुरू होता है। फिर स्काई चीन पर भारत दावा कर सकता है, और एक बार स्काई चीन पर दावा हो जाता है तो तिब्बत और जिंगजियांग में उनका संबंध टूट जाएगा, और चीन का ये रिमोट इलाका है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। जी बहुत दूर है चीन के मेनलैंड से लद्दाख का, जिंगजियांग तिब्बत का वो हिस्सा, तो वो एक बड़ी दिक्कत की बात होगी उनके लिए। तो वो निश्चित तौर पर चाहते हैं कि वो भी कोई वार नहीं चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि भारत इस बात का कमिटमेंट दे कि ये सीमाई संसाधनों का विकास तक ही सीमित है, इसके और सामरिक अंतर नहीं तो महत्व नहीं है। जी तो कहीं न कहीं आप ये समझिए कि ये लोकल लेवल की लड़ाई नहीं है, संघर्ष नहीं है, ये राष्ट्रपति जिनपिंग के स्तर पर या प्रधानमंत्री ली कीयांग के स्तर पर अप्रूव किया हुआ एक प्रोजेक्ट है, जिस पर चीनी सेना अमल कर रही है। और निश्चित तौर पर उनका भारी नुकसान हुआ है, इसके बावजूद वो उसको डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि चीन में कोई लोकतंत्र है नहीं, आपके जैसा जी टीवी पर कोई ऐसा डिस्कशन ओपन नहीं होता।
तो वो बातों को सप्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये अभी और भी लंबा चलेगा। मुझे लगता है कि इसका समाधान, चूंकि वैश्विक तौर पर अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, आसियान का दबाव भी चीन पर बढ़ रहा है। अमेरिका ने कुछ सेनाओं को जर्मनी से लाके घर रखना अमेरिका ने शिफ्ट किया है, पोतों को तैनात किया है। चीन पर उससे काफी दबाव बना है और उस कूटनीतिक दबाव से निकलने के लिए बातचीत का चीन बहाना बना रहा है। लेकिन अभी ये मामला थोड़ा कम से कम 1 महीना और मुझे लगता है चलेगा। तो यही माना जाए कि डोकलाम विवाद की तरह 73 दिन इसमें भी लगी जाएंगे। लेकिन अब जिस तरीके से कूटनीतिक तरीके से हम बात कर रहे हैं कि भारत कूटनीतिक दबाव चीन पर लगातार बना रहा है, कल ही भारत ने चीन के 59 ऐप को बैन कर दिया है भारत में, तो क्या उसका असर भी आज की इस बैठक में पड़ सकता है? देखिए, आप 59 ऐप को आपने डिलीट किया या बैन किया वो एक बात है, लेकिन सवाल यह है कि चीन से आपका व्यापार तकरीबन 4 लाख करोड़ रुपया से ऊपर ही थोड़ा है। तो उसके लिए आपको एक दूरगामी नीति बनानी पड़ेगी और निश्चित तौर पर चीन पर असर पड़ेगा। चूंकि जो 85-90 बिलियन डॉलर का ट्रेड है उसमें 53 बिलियन डॉलर चीन फायदे में है, यानी कि तकरीबन आप मानिए कि 3.5 लाख करोड़ रुपए के फायदे में है। और उसका जो रक्षा बजट है उसका 25 से 30% हम ही उसको दे देते हैं। तो हमको ऐसा है कि उन सामानों की जरूरत तो है ही जो हम चीन से लेते हैं, तो हम उसको डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। लेकिन इसकी ओर तो भारत बढ़ चुका है। प्रधानमंत्री बार बार ये कह रहे हैं कि हम अब आत्मनिर्भर बनेंगे और इस पर जोर दे रहे हैं, और इसकी शुरुआत तो हो चुकी है कहीं ना कहीं। अब देखिए, ये मतलब तुरंत में लिया गया फैसला है। इसको सस्टेन करना, लंबा चलना एक कठिन कार्य है, क्योंकि आप जानते हैं कि चीनी सामान बहुत सस्ते होते हैं, लोग उसके लालच में आ जाते हैं। तो कहीं न कहीं आपको एक वैकल्पिक चेन ऑफ कमोडिटीज भी बाजार में उतारने पड़ेंगे। अब वो हम लोकल स्तर पर प्रोड्यूस करें या विदेशों से मंगाएं, ये सरकार को एक निर्णय लेना है, उद्योगपतियों को एक निर्णय लेना है। लेकिन निश्चित तौर पर हमको चीन से व्यापार नियंत्रित करना चाहिए और अपने व्यापार घाटे को बिल्कुल कम करना चाहिए और गैर जरूरी चीज नहीं मंगाना चाहिए। इससे चीन पर बहुत असर हमारा निश्चित तौर पर पड़ना है, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, 130 करोड़ का देश है और काफी संपन्नता बढ़ रही है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, तो परचेजिंग पावर बाजार में बहुत है और चीन के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा इस बाजार को खोना। जी भारद्वाज जी, जिस तरीके से सुधीर सिंह ने बताया कि चीन अपने इलाके में तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, लेकिन जब भारत अपने इलाके में ये कर रहा है तो चीन को क्यों मिर्ची लग रही है यहाँ पर, और चीन क्यों फिर बौखलाहट में इस तरीके की हरकतें कर रहा है और विवाद उत्पन्न हो रहा है सीमा पर? पूरा डेवलप किया, हम सोते रहे, हमें सेटेलाइट खबरें में कि अमेरिका ने हमें बताया, लेकिन हमने रिएक्ट नहीं किया। ये हमारी कमजोरी रही है। अभी हम डेवलप कर रहे हैं। जनरल वीके सिंह जो हमारे इस मामले के मंत्री हैं और उस एरिया से काफी अच्छी तरह से वाकिफ हैं, वो बहुत अच्छी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। अभी जो दरबुक से चौक होते हुए दौलत बेग गोल्डी में जो रोड बन रहा है वो एलएसी के साथ साथ बन रहा है, वो कराकोरम हाईवे को अफेक्ट करेगा। इसीलिए चाइना को, जैसे आपने शब्द यूज किया मिर्ची, ये मैं तो नहीं कहूँगा थोड़ा सा ये लैंग्वेज इंटरनेशनल लैंग्वेज नहीं हो पाएगी, लेकिन उसको दुख जरूर हो रहा है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ये रोड क्यों डेवलप करे, उसको बाधित करने की वो कोशिश करेगा, क्योंकि ये रोड हमारा बन गया दरबुक चौक DDO। तो चीन को कहीं ना कहीं ये डर लग रहा है कि हाईवे जो CPEC है उनका, CPEC को प्रभावित करेगा। इसलिए चाइना पूरी कोशिश करेगा कि इस रोड को बनने में रुकावट डाले। तो चीन यहाँ पर डर रहा है। जी मानिए ये रोड बनेगा, चाइना अड़चने डालेगा, लेकिन पूरी नहीं होगी उसकी मसलता, और हमारा रोड बनेगा और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर DDO तक, पंगास से लेकर चतुर तक पूरा डेवलप होगा। जी, और इस बीच हमारे साथ विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी भी जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, उनका भी रुख कर लेते हैं। प्रफुल्ल बख्शी जी, आपका भी स्वागत है खबर फास्ट पर। थैंक यू जी, जिस तरीके से कोर कमांडर ग्रुप की बैठक, इस वक्त कोर ग्रुप की बैठक चल रही है, सीमा विवाद आप अच्छे से वाकिफ हैं, इस वक्त भारत चीन के क्या हालात हैं, पूरे हालातों को आप किस तरीके से देखते हैं और क्या समझते हैं इनसे? देखिए, ऐसा है जी, इंडिया ने डिफेंस पोस्चर, ऑफेंसिव पोस्चर तो दिखा दिया है जी, पर जो मीटिंग में आप जब बैठते हो तो मीटिंग में आप किस स्टेटस में बैठे हो जी। अगर आप
स्ट्रॉन्ग स्टेटस में बैठे हो या वीक, जी चाइना ने हमारा एरिया किया हुआ है, हमारी मीटिंग चल रही है। अगर इमेजिन ये मीटिंग होती और उसमें हमने भी उनका एरिया ऑक्यूपाई किया होता तो भाषा और बॉडी लैंग्वेज फर्क हो जाती। हमने अभी तक ये चूक कर दी कि उनके एरिया को नहीं ऑक्यूपाई किया। ये T-90 जो टैंक अभी लाए हैं ये हमारे पहले आने से, ये चाइना ने 1-1.5 महीना पहले उन्होंने पूरी एक आर्मर्ड ब्रिगेड वहां पे अक्रॉस द रिवर लेके आ गए। हमने क्यों डिले करी, ये क्वेश्चन है। अगर आज आपने 5-6 जगह पे चाइना चाहे 100 गज ऑक्यूपाई किया, 150 गज, आप उस स्थिति पे होते इन एडवांटेज इन नेगोशिएशन। ये रहेगी बात, क्योंकि चाइना बात चलाता रहेगा। चाइना ने पूरा टैक्टिकल बैटल एरिया अपना बना दिया, लद्दाख से लेके पीओ के पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वहां पे। तो चाइना जो है उसका ये सारा एरिया ये अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश कर रहा है। आप अब लाए हो अपनी एयरफोर्स, तो अब सेना के पास सर क्या विकल्प है? विकल्प ये है, आपको इस समय इस मीटिंग के खत्म होने के बाद स्ट्रेट अवे खत्म होते होते ये बता देना चाहिए, आप आज शाम तक जगह खाली कर दीजिए, नहीं तो हम ऑक्यूपाई करते हैं और आपको वापस धक्का देंगे। ये मीटिंग का विकल्प होना चाहिए। चाइनीज यही लैंग्वेज समझता है कि आप जितने कुछ करते रहेंगे, ये वीक आदमी की निशानी होती है। आप जिसके घर में घुस गए हो फिर वो आपसे नेगोशिएशन कर रहा है। अरे छाती पे जब दुश्मन बैठता है तो नेगोशिएशन नहीं होती, उसको दाव लगा के मारना पड़ता है। हम तो ये उल्टी बात कर रहे हैं, ये हमको आदत पड़ गई है नेगोशिएशन की, यही प्रॉब्लम है हमारी। और एक के बाद एक हम करते जाएंगे। इसलिए ऑफेंसिव एक्शन होना चाहिए स्ट्रेट अवे। आप 100 गज 200 गज 3-4 पोस्ट ऑक्यूपाई कर दीजिए, फिर कहिए नेगोशिएशन कर लो, आइए फिर उनको इन्वाइट करिए, पार्टी करिए उनके लिए, फिर अब बुलाइए, फिर देखिए तमाशा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हालांकि चीन पूरी कोशिश कर रहा है भारत को डराने की, लेकिन भारत ये बता चुका है कि चीन से भारत डरने वाला नहीं है और कहीं अब जाकर चीन के तेवर थोड़े नरम पड़ रहे हैं। आज बैठक चल रही है, बातचीत चल रही है, देखना होगा कि बैठक में आखिर क्या निकलकर सामने आता है, कितनी सकारात्मक ये बैठक होगी, क्योंकि इससे पहले जो 2 बैठक हुई है उसमें सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं, क्योंकि दोनों ही देश ये समझते हैं कि युद्ध दोनों के लिए ठीक नहीं है। ऐसे में कोशिश यही की जा रही है कि इस मसले को बातचीत से ही सुलझाया जाए। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।